नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का जो हमारा लेक्चर है ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का है। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के छात्रों के लिए है, लेकिन खास करके इंग्लिश मीडियम के जो छात्र हैं और हिंदी मीडियम, इनको दोनों बायलिंगुअली समझाने का प्रयास किया गया है। जो हमारा पॉलिटिकल फिलॉसफी है, अगर आप अपने सिलेबस को गौर से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में एक आपका टॉपिक आता है इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, जो कि भारतीय राजनीतिक चिंतक है। उसमें मनु का आता है, कौटिल्य भी, गांधी, एम एन रॉय, अम्बेडकर वगैरह वगैरह, लेकिन मनु सबसे पहला पॉइंट है। मनु पहले ऐसे राजनीतिक चिंतक है जिनके बारे में जिक्र किया गया आपके सिलेबस में। आज उन्हीं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे हम सभी। उससे पहले मैं हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा जो नोट्स प्रोवाइड की जाती है उसकी एक झलक आपको दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं, ये झलक है नोट्स की, ठीक है, देख लीजिए। ये हिंदी में है और आपको इसी में आपको इंग्लिश में हम लोग अलग इसको करके देते हैं, इंग्लिश में है। ये पूरा इंग्लिश में दिया हुआ है, ठीक है, देख लीजिए आप। तो ये पूरा हमने ये सिलेबस आपको अपना दिखाया। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी जो हम ये चर्चा करने वाले हैं, ये मनु के बारे में हम लोग हिंदी में चर्चा करेंगे। हिंदी का क्लास होगा, इंग्लिश के लेक्चर आपको जल्द ही मिल जाएगी। तो क्वेश्चन आता है कि आखिर मनु कौन थे। तो इनके बारे में हमें सबसे पहले जानना होगा कि मनु थे कौन। देखिए, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतक जो हैं, जिन्हें मनु कहा जाता है, यानी इंडिया के सबसे पुराने और सबसे पहले अगर कोई राजनीतिक चिंतक हो, नॉट ओनली इंडिया बल्कि पूरे विश्व के पहले अगर कोई राजनीतिक चिंतक हुए तो कहा जाता है कि मनु ही थे। उनके विचारों को जानने का जो मूलभूत, जो आप कह सकते हैं तरीका है, अगर आप चाहते हैं कि मनु के विचारों को जो अलग अलग क्षेत्र को लेकर दिए गए हैं, जैसे दर्शन शास्त्र, राजनीतिक जो विचार हैं, इनके अलग अलग जो सेक्टर्स हम कह सकते हैं, क्षेत्र कह सकते हैं, अगर आपको ये समझना है कि उन्होंने अलग अलग क्षेत्र के बारे में क्या क्या अपनी विचारधाराएं रखी हैं मनु ने, तो आपकी उनकी एक किताब है मनुस्मृति, उसको पढ़ना होगा। हमें एक चीज और समझना मेरे प्यारे मित्रों, कि इसमें पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर, ध्यान से सुनिएगा, इसमें पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर कि पृथ्वी का ओरिजिन ऑफ अर्थ क्या है, धरती कब से जन्म लिया, कब से उसका एग्जिस्टेंस है, उपलब्धता है, पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर व्यक्ति, समाज एवं राज्य के अलग अलग काम और उनके दायित्व यानी जिम्मेदारी के बारे में काफी डिटेल में उसमें अंकित किया गया है, मेंशन किया गया है मनुस्मृति में। सबसे पहले हम लोग आदि पुरुष के जीवनी के बारे में समझने का प्रयास करेंगे और प्रस्तावना के बारे में समझेंगे। आप बोलेंगे सर ये प्रस्तावना क्या होता है? पहले समझिए, जैसे मान लीजिए स्वामी विवेकानंद के बारे में अगर आप, या मान लीजिए आप किसी कॉलेज में पढ़ते हैं या कहीं पे भी, किसी भी इंसान की जब आप क्वालिटी सुनते हैं ना, उसके बारे में कोई खासियत, उसका नाम सुनते हैं, या टीवी पे किसी हीरो के या जो भी एक्टर आप देखते हैं मूवी, उसमें आपने देखा होगा किसी एक्टर के बारे में कुछ अच्छी चीजें देख लेते हैं, तो आपको उस इंसान के पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानने की इच्छा होती है। इसलिए हम लोग सबसे पहले आदि पुरुष हमारे जो मनु हैं, उनकी कुछ मुख्य, उनके जीवन में जो घटनाएं घटी, उन्होंने कुछ जो अलग अलग प्रकार के संशोधन या फिर अनुसंधान किए, उसके बारे में पहले जानेंगे। इसके बाद जब हम वो जान लेंगे तो हमें आसानी होगी उनके विचारों को समझने में, उनकी जीवनी के बारे में समझने में। तो पहले उनके जीवन में उन्होंने जो मुख्य काम किए हैं उनके बारे में समझ लेते हैं, इसके बाद उनकी जीवनी के बारे में चर्चा करेंगे। देन इनके बाद उनके विचारों के बारे में, जो विभिन्न विचार हैं, उन मनुस्मृति के महत्व के बारे में भी हम लोग चर्चा जरूर करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों,
आज का ये जो पूरा लेक्चर है, इसमें हम मनु के सामाजिक यानी सोशल, आर्थिक एवं राजनीतिक विचारों को जानने का प्रयास करेंगे। मनु ने पूरे समाज को 4 वर्णों में विभाजित कर जन्म के आधार पर प्रत्येक वर्ण के नियम निषेध तय किए हैं। मनु कहते हैं, मनु ने पूरे मानव जाति को 4 वर्णों में बांटने का प्रयास किया। 4 वर्णों में बांटने का जो है प्रयास किया। और आपको मालूम है कि वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और उन्होंने जन्म के आधार पर बांटा है। तो बहुत सारे आज के जो समय के जो राजनीतिक चिंतक हैं या जो अच्छे अच्छे राजनीतिक चिंतक हुए, उन्होंने मनु की आलोचना भी इस बात पे की थी कि जन्म के आधार पर आप कैसे कर सकते हैं, जबकि अगर आप पढ़ें कुरान या फिर जो भी बाइबल, अगर आपने अच्छे से अध्ययन किया है, गीता वगैरह, उसमें खुद लिखा गया है कि कर्म के आधार पर इंसान का धर्म तय होना चाहिए या उसका वर्ण तय होना चाहिए या जाति। ऐसी बातें की गई हैं। मैं अपने से बनी बनाई बातें नहीं कर रहा हूं। आपकी गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये सारी चीजें। तो मनु ने ऐसी बातें क्यों की, इसको लेकर हमेशा से विवाद रहा है। और मनु ने एक नियम तय कर दिए हैं कि आपको ये काम करना है। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को यही सिर्फ करना है, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय को सिर्फ यही काम करना है, वैश्य को सिर्फ यही काम करना और शूद्र को यही काम करना। मतलब एक लिमिटेशन तय कर दिया है। अब वो काम कौन कौन से हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे, स्तर स्टेज वाइज समझेंगे, बारी बारी से। मनु ने एक आश्रम व्यवस्था दिया था। आश्रम व्यवस्था यानी एक प्रकार का प्रणाली, एक प्रकार की पूरी विचारधारा दी थी, जिसे आश्रम व्यवस्था कहा जाता है। बेसिकली आश्रम व्यवस्था में क्या बताया था मनु ने कि व्यक्ति के जीवन को आयु के आधार पर विभाजित करके उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांट दिया जाए। तो जो बेसिकली आश्रम व्यवस्था जो था, आश्रम व्यवस्था जो कि मनु ने दिया था, एक थ्योरी, सिद्धांत कह सकते हैं। इसमें बेसिकली मनु ने एक ही चीज बताया। आप इसको अगर समरी के रूप में समझे, जो क्योंकि आश्रम व्यवस्था है तो उसमें बहुत सारी चीजें बताई गई, बहुत सारी उसमें चीजों पे डिस्कशन किया गया, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सिर्फ उसमें अगर आप एक लाइन में समझना चाहे कि आश्रम व्यवस्था का क्या समरी था, तो मैं एक लाइन में आपको बताऊं कि उसमें यही सिर्फ बताया गया था कि जो इंसान है उसके जीवन, उसके जो एज हैं, जैसे 5 साल, 10 साल, 15, 20, जो भी है, जितनी उम्र तक इंसान जीवित रहता है, उसके हर एक एज के आधार पर उसको क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें उसमें बताई गई थी। आश्रम व्यवस्था की जो ये थी। अगर आप मनुस्मृति को ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे कि मनुस्मृति पुरुष संबंधों पर भी विस्तार से प्रकाश डाला गया है। स्त्री और पुरुष के संबंध, यानी एक पुरुष और महिला के बीच में क्या संबंध होता है, उस पे भी उसमें ध्यान दिया गया है। जैसा कि यहां पे लिखा भी गया है कि मनु जो है हिंदू ऋषि थे। ही वाज अ सेज, जिन्होंने मानव जाति के जनक और प्रथम विधिवेता यानी कानून बनाने वाला, जिन्हें कहा जाता है कि मानव जाति के प्रथम यानी पहला मानव जाति था इस धरती का। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपकी बुक कह रही है पॉलिटिकल साइंस की। पहला ईश्वर ने, खुदा ने जिसको सबसे पहले इस धरती पे भेजा, उसका नाम था मनु, जो जनक और प्रथम राजनीतिक चिंतक और कानून बनाने वाला इंसान कहा गया है। जब प्रलय आया, महाजल प्लावन जिसे प्रलय कहा जाता है, उसके बाद सृष्टि की आदि पुरुष मानव ही मानो जाते। आदि पुरुष मतलब पहला इंसान जिसे गॉड ने इस धरती पे भेजा पूरी मानव समाज की रचना करने के लिए। मनु की संतान ही मानव कहलाती, यानी मनु से जो संतान हुए, क्योंकि हम लोग जो संतान है मनु के हैं अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति। तो हम लोग जो है मनु के संतान, उनके पुत्र, इसलिए हम मानव कहलाए। मनु महाराज ने यहाँ पे ध्यान देना, मनु महाराज नोट आईपीएस, ओके, सो उधर मत जाइएगा थोड़ा सा, है ना। मनु महाराज ने अपनी संतान के मार्गदर्शन, क्योंकि उनको डर था कि आने वाले समय में हमारे जो संतानें होंगी वो कहीं भटक न जाए कि उनको करना क्या है, क्या नहीं करना है। तो एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि उन्होंने
एक मार्गदर्शन के तौर पे मनुस्मृति का निर्माण कराया और किया, और उसमें हर वो चीजें बताई जिसमें उनके जीवन के हर एक स्टेज में, स्तर में, हर एक उम्र में, हर एक क्षेत्र में उनको मार्गदर्शन करता रहे मनुस्मृति। तो उन्होंने एक किताब की रचना इसीलिए की थी। मेरे प्यारे दोस्तों, मनुस्मृति में स्त्री पुरुष संबंधों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है, लेकिन जन्म और लिंग, जन्म लिंग मतलब क्या कि जन्म और लिंग यानी आप किस जेंडर के हैं, कौन से, क्या आप पुरुष है, महिला या ट्रांसजेंडर क्या है। तो जन्म और लिंग आधारित मनु की समाज व्यवस्था में, चूंकि मनु ने जो मनुस्मृति किताब में समाज व्यवस्था के बारे में लिखा है कि समाज में किस तरीके की व्यवस्था होना चाहिए, समाज को चलाने के कुछ तरीके उन्होंने बताए हैं। तो वही यहां कहा जा रहा है कि मनु ने जो उनकी जो बुक थी मनुस्मृति, उसमें एक चैप्टर था जिसका नाम था सामाजिक व्यवस्था यानी सोशल सिस्टम। उसमें उन्होंने एक बात बताई। क्या बताई कि स्त्री और जो शूद्र है इसको सबसे नीचे उन्होंने रखा। अच्छा, एक विवादित आपको नहीं लग रहा ये विवादित बात है? क्यों इन्होंने रखा, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। यानी महिला और शूद्र को इन्होंने नीचे रखा। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो मनु थे वो नैरो माइंडेड थे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्यों इन्होंने रखा है इस पे भी हम चर्चा करेंगे। स्त्री और शूद्र को, जैसे सबसे पहले उन्होंने ऊपर किसको रखा, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, पुरुष, और सबसे नीचे किसको रखा, माने स्त्री पुरुष में पुरुष सबसे बड़ा और स्त्री का जो है वैल्यू कम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र। तो वैल्यू की यहां बात नहीं हो रही है, यहां पे इनको निचले पायदान पे रखा गया है। वैल्यू सबका बराबर है अपने अपने जगह पे, लेकिन क्यों रखा गया है इस पे भी हम चर्चा करेंगे। इज इट क्लियर? तो फिर अगर हम बात को समझने का प्रयास करें अच्छे से, तो आज इस मनु जो हमारे राजनीतिक विचारक हैं उनके बारे में और डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। मनु ने राज्य की उत्पत्ति से लेकर, राज्य की उत्पत्ति मतलब क्या, आप समझिए इस बात को। जैसे मान लीजिए कोई आइलैंड है, ठीक है, आइलैंड पे क्या हुआ कि एक इंसान रहता है, पति पत्नी रहते हैं मान लीजिए, उनके जो बच्चे होंगे, उनके बच्चे के जो बच्चे होंगे, तो इस प्रकार से हजारों सालों में एक पूरा बड़ा, या 100 साल में एक बहुत बड़ी फैमिली बन जाएगी। और जब वहां पे रहने लगेंगे तो उनको रहने के लिए घर चाहिए, उनको पूरा, अब वहां पे अगर मान लीजिए 1000 साल से वो रह रहे हैं तो बहुत बड़ी जनसंख्या हो जाएगी। तो भाई समाज है, वो तो समाज का निर्माण हो गया फिर, क्योंकि एक इंसान, 2 इंसान के कारण इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ी, और उस पॉपुलेशन के कारण समाज का निर्माण हुआ, और उस समाज के कारण राज्य का निर्माण हुआ। क्योंकि समाज है तो सिस्टम भी होना चाहिए, कानून भी होना चाहिए, व्यवस्था भी होना चाहिए, क्या कैसे करना है, क्या नहीं करना है, कैसे समाज चलेगा, एवरीथिंग। तो जब ये सारी चीजें आती हैं तो अपने आप राज्य का निर्माण होता है। वही हम लोग बात करेंगे, इंसान जो है राज्य का निर्माण करता है। अब एक नेचुरल प्रोसेस है, जैसे इंसान एक सामाजिक प्राणी है, वो एक साथ मिलकर रहना चाहता है। जब एक साथ मिलकर रहेगा तो जाहिर सी बात है कॉन्फ्लिक्ट भी होंगे और प्रेम भी होगा, यानी प्रेम और सुख दुख दोनों होगा, झगड़े और प्रेम दोनों होंगे। तो जब प्रेम होंगे तो अच्छी बात, झगड़े होंगे तो उसको संभालने के लिए कोई तो चाहिए। तो जो कानून, जो नियम, जो ये सारी चीजें हैं, वो राज्य इन लोग बनाते हैं। एक मतलब किसी को हेड बना देते हैं कि समाज के आप हेड हैं, मुखिया हैं। तो क्या है, एक प्रकार के इन्होंने राज्य का निर्माण किया, एक प्रकार का इन्होंने टेरिटरी का निर्माण किया। तो राज्य मतलब क्या, देखिए राज्य के अलग अलग डेफिनेशंस हो सकते हैं, बट इन पॉलिटिकल साइंस राज्य मतलब देश होता है, और वो देश जहां पे न्याय हो, जहां पे कानून व्यवस्था उचित हो, जहां पे सरकारें अच्छी चलती हो, जहां पे सबके साथ न्याय होता हो, जहां पे एजुकेशन प्लान अच्छा हो, जहां पे इक्वालिटी हो, उसको राज्य बोला जाता है, उसको देश बोला जाता है पॉलिटिकल साइंस में। मेरे प्यारे मित्रों, अगर हम और डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं मनु को, देखिए एक लेक्चर में समाप्त नहीं होगा मनु की जीवनी के बारे में, अभी हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। क्योंकि देखिए अगर आप एनालिसिस करोगे ना, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके बारे में सोचो, आप एनालिसिस करो, थिंकिंग करो,
तभी तो आप बेटर कर पाओगे ना। तो मनु ने अपने राज्य की उत्पत्ति से लेकर, चूंकि जब मनु सबसे पहले आया तो मनु ने उनकी संतानें पैदा होती गई। आफ्टर 500,000 ईयर्स बाद या फिर 100 साल बाद उनकी संतान, उनकी जनसंख्या बढ़ी। तो फिर एक प्रकार से पूरी सिस्टम का रिक्वायरमेंट हुआ कि समाज को कैसे चलाया जाए। आज ही आप समाज को कैसे चलाया जाए। तो फिर मनु ने, क्योंकि मनु ने मनुस्मृति में दिया था कि राज्य का निर्माण कैसे हो, तो पूरा उस तरीके से फॉलो किया गया। जैसे एक उदाहरण लीजिए, मान लीजिए कि आपके परदादा थे, तो परदादा जो है आपके, उनके 4 बेटे हुए और 4 बेटियां हुई। उन 4 बेटों के भी अपने बेटे हुए और उन 4 बेटियों के भी बेटे हुए, पुत्र पुत्री हुई। तो इस प्रकार देखिएगा ना, तो इसी में आप अगर पाइएगा तो हो जाता है। अगर आप थोड़ा सा लंबे लेकर चलें, जैसे अगर हम मुस्लिम फैमिलीज में देखते हैं या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में देखें, जो हिंदू में जो होता है बड़े बड़े जो फैमिलीज होती हैं, तो उसमें अगर आप देखने का प्रयास, ऐसे भी बहुत सारी फैमिलीज हैं जहाँ के अगर परदादा से उठाया जाए, अगर आप आज की पीढ़ी तक अगर जाएं तो आप पाएंगे कि उनकी पूरी फैमिली में 40 से 50 लोग, इतने के आसपास, या कम से कम 30 या 20 तो हैं। 40-50 में लेके चल रहा हूं। अब ये जो 40-50 लोग अगर एक जगह रहेंगे तो जाहिर सी बात है लड़ाई झगड़े भी होंगे, बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट भी होगी। अब ये जाहिर सी बात है, नेचुरल चीज है। तो उसके लिए सिस्टम चाहिए, कैसे लाइफ जीना है, क्योंकि वो पहला स्टेज है लाइफ जीने का। अभी तो हम जो लाइफ जी रहे हैं तो हम अपने इतिहास से भी सीख लेते हैं ना। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे भी जो पूर्वज हुए, जैसे हमारे बी आर अम्बेडकर साहब, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया कि हमें ऐसे इस तरीके से रहना है, तो हम रह रहे हैं। तो उसी प्रकार उनको मालूम था मनु को कि ऐसी समस्याएं आएंगी, इसलिए उन्होंने इस तरीके का सिस्टम बना दिया और सारी चीजें सिस्टम होती गई और अपने आप राज्य का डेवलपमेंट हो गया। अब बात आता है कि राज्य क्या है। तो देखिए, राज्य के बारे में हम लोग प्लेटो की जो हमारी चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे, क्योंकि यहां पे सिर्फ समझना है कि राज्य का निर्माण हो जाता है, राज्य का निर्माण हो जाता है, राज्य का निर्माण जो है हो जाता है। ये जो राज्य का है ना, ये प्लेटो वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, उसमें राज्य के बारे में समझना है। यहाँ पे सिर्फ राज्य का मतलब समझो कि जनसंख्या बढ़ रही है तो जनसंख्या को मैनेज करने के लिए राज्य की जरूरत होती है, स्टेट की, कंट्री की, बस यही समझो आप। कहा जाता है मेरे प्यारे मित्रों कि मनु ने मनुस्मृति में राजा यानी ये किंग का, यानी लीडर का क्या काम होता है और उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको न्याय कैसे देना चाहिए, उसको कैसे देश राज्य चलाना चाहिए, हर चीज के बारे में बातें की गई हैं मनुस्मृति में। कहा जाता है कि मनु कहते थे, मनु ने जिस प्रकार की राजा के बारे में लिखा है मनुस्मृति में, वो कहते हैं कि अगर कोई राजा, क्योंकि मनु तो बहुत पुराने थे ना, वो त्रेता युग के पहले आए थे, सतयुग के पहले आए थे। तो मनु के जो राजा तो दैवीय गुणों से संपन्न थे, और उस समय के राजा महाराजा देवी गुणों से संपन्न भी होते थे, जैसे जिन पर भगवान की असीम कृपा होती थी, ईश्वर खुदा की। तो उस समय जो ये मनु थे, मनु कहते हैं कि जो भी राजा होगा, जाहिर सी बात है उसके अंदर भगवान की शक्ति होगी, कुछ तो कला होगा, वो उतने बड़े पोस्ट पे बैठा होगा, लेकिन फिर भी उसको झुक कर रहना होगा। जब बात आएगी उसको कर्म की, देश चलाने की, तो धर्म से देश चलाएगा और दंड से चलाएगा। यानी उसको अपने सिस्टम में रहना होगा, उसको अपने मर्यादा में रहना होगा, उसको अपने दायरे में रहना होगा। एक राजा एक रोल मॉडल होता है। मनु के राज्य और राजा का, यानी मनु ने बताया कि एक देश का और उस देश को चलाने वाले का, यानी राज्य और राजा का, यानी स्टेट और किंग का किस प्रकार का लक्षण होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, इन सारी चीजों पे उसने चर्चा किया है। मेरे प्यारे मित्रों, आज अगर आप सनातन धर्म की बात करें या हिंदू का, तो मनु जो स्मृति है उसको बहुत रेस्पेक्टफुल नजरिए से वो देखते हैं। वो कहते हैं कि एक आर्य ग्रंथ है, एक सनातन ग्रंथ है। अगर आप मनुस्मृति की बात करें तो उसमें टोटल 21 अध्याय हैं, जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति, यानी इस पूरे
ब्रह्मांड का, जो सृष्टि का उत्पत्ति कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, फिर जनसंख्या कैसे बढ़ी, राज्य का डेवलपमेंट कैसे हुआ, फिर कैसे कानून बनाए गए, फिर धर्मशास्त्र का निर्माण कैसे हुआ, हिंदू के जो कल्चर है, सनातन कल्चर, उसके बारे में, दिनचर्या यानी जो डेली लाइफ है, वर्ण व्यवस्था जो चार मैंने बोला था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, आश्रम व्यवस्था, उसके बारे में पूरे डिटेल से बात की गई है। तो हमारे एक नीटस नाम के हमारे जर्मनी के बहुत बड़े फिलोसफर हुए, दार्शनिक हुए, उन्होंने मनुस्मृति की प्रशंसा की है। उन्होंने मनुस्मृति को सपोर्ट करते हुए लिखा था, क्योंकि उन्होंने मनुस्मृति को पढ़ा था। उन्होंने मनुस्मृति को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने क्या कहा कि मनुस्मृति बाइबल से कहीं अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण नियमों का ग्रंथ है। यानी बाइबल में जितनी इंटेलेक्चुअल या फिर आप बुद्धिमत्ता वाली बातें लिखी गई हैं, उससे कहीं ज्यादा मनुस्मृति में आपको मिलेंगी। तो बात आती है कि भाई मनुस्मृति का महत्व क्या है, मनुस्मृति का महत्व क्या है। मेरे प्यारे मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर आप इसके लेक्चर जो सेकेंड पार्ट है वो भी हम आपको जल्दी सेंड करेंगे, मनुस्मृति का जो महत्व है उसको लेकर। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।